स्टार्ट करते हैं एफएम का न्यू चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इस चैप्टर का देखो कॉन्सेप्ट क्या है। हम लोग कोई भी पैसा जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, या तो वो ओन फंड्स होता है या तो वो लोन फंड्स होता है। ठीक है, तो कैपिटल जो हम लोग बिजनेस में लगाते हैं, तो बिजनेस में हम लोग जो कैपिटल लगाते हैं ना, या तो वो मालिक का खुद का पैसा होता है ओन फंड्स, या फिर वो उधार में लिया हुआ पैसा होता है लोन फंड्स। ऐसे लिखो। तो बिजनेस में कैपिटल हम दो तरह से लगा सकते हैं, या तो अपना खुद का पैसा ओन फंड्स, या फिर लोन फंड्स। जब हम ओन फंड्स का बात करते हैं तो इसमें क्या क्या आ सकता है। इसमें हम लोग इक्विटी शेयर के थ्रू पैसा उठा सकते हैं। इसमें हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू पैसा उठा सकते हैं, है ना। कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करके पैसा उठा सकता है। कंपनी कुछ पैसा रिटेन्ड करके भी रखा था, रिटेन्ड अर्निंग्स। कुछ पैसा कंपनी रिटेन्ड करके रखा हुआ था अपने पास, जिसको कंपनी यूज करता एक्सपेंशन करने के लिए, प्लांट मशीनरी परचेज करने के लिए, दैट इज कॉल्ड रिजर्व एंड सरप्लस रिटेन्ड अर्निंग्स। तो ये सब मालिक का पैसा है, ठीक है, जो बिजनेस में लगा हुआ है। वैसे ही जब हम लोग लोन फंड्स का बात करते हैं तो उसमें क्या क्या आ सकता है। उसमें आ सकता है टर्म लोन जो हम लोग बैंक से लेते हैं। इसमें आ सकता है बॉन्ड्स जो जनरली गवर्नमेंट इशू करता है। इसमें आ सकता है डिबेंचर्स जो कंपनी इशू करता है। तो टर्म लोन, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, ये सब क्या होता है, लोन फंड्स। और ओन फंड्स में क्या क्या आता है, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, टर्म लोन, बॉन्ड्स। अच्छा, ये एक लोन फंड में टर्म लोन, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। अब देखो, किसी से भी हम पैसा लेंगे, चाहे हम अपना ही पैसा लगाएं बिजनेस में, या फिर हम पैसा मार्केट से उधार लेके लगाएं, हर पैसा का ना एक कॉस्ट है। दुनिया में ना कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। तो अगर हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर से फाइनेंशियल असिस्टेंस ले रहे हैं, फाइनेंशियल हेल्प ले रहे हैं, कंपनी ने अगर इक्विटी शेयर इशू किया है और कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर से फाइनेंशियल हेल्प ले रहा है, कैपिटल ले रहा है, तो इस कैपिटल के बदले क्या कॉस्ट लगेगा। ठीक है, हमको इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम प्रेफरेंस शेयर से पैसा उठाएंगे तो हमको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड देना पड़ेगा। अगर हम रिटेन्ड अर्निंग, जो पैसा हम लोगों ने एक्सपेंशन के लिए रखा था, अगर वो पैसा को भी यूज कर लें, तो उस पैसा को यूज कर लेंगे तो उसका एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना। यूज करते तो इतना कॉस्ट, नहीं करते तो इतना कॉस्ट। टर्म लोन, बैंक से लोन लेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, कुछ इंटरेस्ट लगेगा, बॉन्ड्स के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, डिवेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में हम लोग ये सीखेंगे कि ये सब कैपिटल को मार्केट से उठाने का कॉस्ट क्या लगता है। ठीक है, तो लिखो टॉपिक्स टू बी कवर्ड, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। नंबर 1, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे के डी से, के बेस पे डी। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, के डी। ठीक है, के बेस में डी, दैट इज कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स। नंबर 2, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इसको हम लोग बोलेंगे केपी। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, केपी, के बेस में पी। नंबर 3, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स।
कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स, इसको हम लोग डिनोट करेंगे के ई। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स इसको डिनोट करेंगे विद द अल्फाबेट के ई। अच्छा, उसके बाद कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, इसको हम लोग डिनोट करेंगे के आर। कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स के आर। फिर कॉस्ट ऑफ टर्म लोन, इसको हम लोग डिनोट करेंगे के टी एल, के बेस में टी एल। तो मोटा मोटी ये सब टॉपिक्स तो हमको सीखना ही है। इसके अलावा टॉपिक नंबर 6 जो हमको सीखना है, टॉपिक नंबर 6, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं के ओ से। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं के ओ से, जिसको हम लोग बोलते हैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। M7 में वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो ये सब टॉपिक्स हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, बैठा दें। अब कॉपी में हेडिंग दे दो, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स। नंबर 1, when rate of interest, cost of debentures. Number 1, when rate of interest and rate of tax is given, when rate of interest and rate of tax is given, क्वेश्चन में जब डिवेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट और रेट ऑफ टैक्स, दैट इज इनकम टैक्स रेट दिया रहेगा, तब हम लोग निकालेंगे के डी, ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं बिफोर टैक्स, इज इक्वल्स टू आई। आई स्टैंड्स फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो हम लोग सब लिख लेंगे, आई स्टैंड्स फॉर व्हाट। फिर लिखेंगे के डी ब्रैकेट में आफ्टर टैक्स I into 1 minus t, where I is equals to rate of interest and t is equals to टैक्स रेट। तो अगर हम लोग को केडी निकालना पड़े बिफोर टैक्स और क्वेश्चन में सिर्फ दो ही डेटा दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टैक्स रेट,
तो KD आफ्टर टैक्स कैसे निकालेंगे, I इंटू 1 माइनस टी। कोई भी चीज को जब हम लोग 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बन जाता है, आफ्टर टैक्स। ये हम लोग अकाउंट्स क्लास में भी सीखे थे उस दिन, और एफएम में भी सीखे थे, एफएम में ही सीखे थे, सॉरी अकाउंट्स में नहीं, एफएम में ही सीखे थे लास्ट क्लास, लेवरेज चैप्टर में। तो इंटरेस्ट को जब आफ्टर टैक्स निकालने बोलेगा, केडी जब आफ्टर टैक्स निकालने बोलेगा, तो इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी, मतलब इंटरेस्ट इंटू आफ्टर टैक्स करने पे केडी आफ्टर टैक्स आ जाएगा, और केडी बिफोर टैक्स निकालने बोलेगा तो खाली इंटरेस्ट। एकदम सिंपल है। नेक्स्ट केस लिखो, फॉर इरिडीमेबल और परपेचुअल डिवेंचर, फॉर, बता दे, केस 2 लिखो, इरिडीमेबल और परपेचुअल डिवेंचर। इरिडीमेबल और परपेचुअल डेट, डेट मतलब डिवेंचर। अब ये इरिडीमेबल या फिर परपेचुअल का मतलब क्या होता है कि इरिडीमेबल का मतलब कंपनी अगर डिवेंचर इशू किया है तो कंपनी डिवेंचर होल्डर्स को उनका पैसा कब लौटाएगा ऐसा कुछ स्पेसिफाइड नहीं है। ठीक है, कंपनी ने जो डिवेंचर इशू किया है उसका पैसा कंपनी डिवेंचर होल्डर्स को कब लौटाएगा इसके बारे में कुछ बताया नहीं है। मतलब जब मर्जी करेगा कंपनी का, जब कंपनी को लगेगा पैसा लौटाना चाहिए तब लौटाएगा, नहीं तो चलता रहेगा, अनंत काल तक चलता रहेगा, अप टू इनफाइनाइट पीरियड। उसको बोलते हैं इरिडीमेबल या फिर परपेचुअल डेट। रियल लाइफ में ऐसा कोई डिवेंचर इशू नहीं होता। रियल लाइफ में जो भी कंपनी डिवेंचर इशू करता है ना, उसको स्पेसिफाई करना पड़ता है कि वो पब्लिक का पैसा कितना दिन बाद लौटा देगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे इरिडीमेबल या फिर परपेचुअल डेट में हम लोग क्या सीख रहे हैं कि डिवेंचर्स इशू हुआ है जिसका रिडेम्पशन का कोई टाइम पीरियड बताया नहीं है। तो उस केस में केडी आई डिवाइडेड बाई आई पी इनटू 100, ये बिफोर टैक्स वाला, वेयर आईपी ऑब्लिक एनपी, आईपी स्टैंड्स फॉर इशू प्राइस और एनपी स्टैंड्स फॉर नेट प्रोसीड्स। जैसे बताओ, डिवेंचर का फेस वैल्यू है 100 रुपया, कंपनी 10% प्रीमियम में इशू किया तो इशू प्राइस कितना, डिवेंचर का फेस वैल्यू है 100 रुपया, कंपनी 10% प्रीमियम में इशू किया तो इशू प्राइस कितना 110, 10% डिस्काउंट में इशू किया तो इशू प्राइस कितना 90, तो वही इशू प्राइस, वही नेट प्रोसीड्स। तो तुम आईपी लिखो या फिर एनपी लिखो, और परसेंटेज में लाने के लिए इंटू 100। ठीक है, अच्छा वहां पे भी उस पिछला 2 फॉर्मूला लिखे ना उसमें भी इंटू 100 कर देना। ठीक है, क्योंकि वहां पे भी तो, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, उसमें हम लोग नहीं ठीक है, उसमें डायरेक्टली आ जाएगा क्योंकि 8% तो रहेगा ना, 8% उसमें डायरेक्टली आ जाएगा, उसमें फ्रैक्शन नहीं आएगा। अब यही अगर आफ्टर टैक्स रहेगा तो केडी आफ्टर टैक्स, तब आई इंटू 1 माइनस टी बाई आई पी इंटू 100, आई इंटू 1 माइनस टी बाई आई पी इंटू 100। ठीक है, अब लिखेंगे पॉइंट नंबर 3, मतलब थर्ड फॉर्मूला, फॉर redeemable debts,
फॉर रिडीमेबल डेट्स, ऐसा डिवेंचर जो रिडेम्पशन पीरियड के साथ हो। तो इसमें हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे के डी इज इक्वल्स टू आई प्लस आर पी माइनस आई पी बाई एन होल डिवाइडेड बाई आर पी प्लस आई पी बाई 2 होल इंटू 100। अच्छा, यहाँ पे एक और होगा इंटू 1 माइनस टी, दिस होल इंटू 100। और अच्छा, जब भी हम फॉर्मूला में 1 माइनस टी ले रहे हैं ना, मतलब वो आफ्टर टैक्स है, ठीक है। और अगर बिफोर टैक्स बोलेगा तो 1 माइनस टी नहीं लेना, बस यही डिफरेंस है। और के डी इज इक्वल्स टू आई इंटू 1 माइनस टी प्लस आर पी माइनस आई पी बाई एन होल डिवाइडेड बाई आर पी प्लस आई पी बाई 2 होल इंटू 100। देखो तो ये दोनों फॉर्मूला सेम है कि अलग अलग है? ऐसा कुछ नहीं लिखा, दोनों में देखो आफ्टर टैक्स ही हो रहा है, दोनों आफ्टर टैक्स ही है, ये दोनों अलग है। कैसे? तुम देखो, हम लोग आफ्टर टैक्स एकदम लास्ट में कर रहे हैं इसमें, और इसमें आफ्टर टैक्स का इफेक्ट बस इंटरेस्ट के साथ आ रहा है। तो कब ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, कब ये फॉर्मूला अप्लाई करना है? ये फॉर्मूला हमको तब अप्लाई करना है, लिखो दिस फॉर्मूला is applicable when loss on issue of debentures is tax deductible. When loss on issue of debentures is tax deductible. अब इसका क्या मतलब है? देखो, हम लोग सेमेस्टर 5 में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सीख के और कल ही हम लोग का रिजल्ट निकला, ठीक है, और स्टूडेंट लोग पास भी हो गए, अच्छा बात है। तो पास हो गए मतलब ये प्रूफ है कि तुमने सेमेस्टर 5 अकाउंटिंग डिटेल में सीखा था, और उसमें तुमको सिखाया गया था कि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर मतलब डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ये एक तरह का लॉस है और ये एक फिक्टिशियस एसेट है। ये तुमने कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर में भी पढ़ा है, अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर में। ये एक फिक्टिशियस एसेट है, और फिक्टिशियस एसेट को हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पीएल में राइट ऑफ करते रहते हैं। मतलब डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स को हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पीएल में जब राइट ऑफ करते हैं, तो पीएल में लॉस दिखाने के कारण हमको टैक्स में बचत होता है कि टैक्स ज्यादा लगता है? जब हम लोग पीएल में लॉस दिखाते हैं तो टैक्स में बचत होता है कि टैक्स ज्यादा लगता है? बचत होता है। तो वही बोल रहा है कि ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल रहेगा? व्हेन लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स इज टैक्स डिडक्टेबल। अच्छा, पहले से हम डिस्क्लेमर दे दे रहे हैं कि दो तरह का फॉर्मूला है ना, तो तुम सेम सम कोई दो अलग अलग बुक में देखोगे ना, दो अलग अलग आंसर दिखेगा, ठीक है। कोई बुक में सेम सम को, सेम क्वेश्चन को इस फॉर्मूला से सॉल्व किया, मतलब वो लोग आफ्टर टैक्स बाद में कर रहा है, और उसी में इसको पहले कर ले रहा है। तो हमारा स्कॉलर में वो लोग मेजॉरिटी सम इसके थ्रू सॉल्व किया है, ठीक है। और ये कब अप्लाई करता है स्कॉलर में? जब फॉर्मूला मतलब क्वेश्चन बता देगा कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स इज टैक्स डिडक्टेबल। तो बहुत सारा तुम्हारा स्टूडेंट लोग देखोगे, फ्रेंड लोग देखोगे कि ऐसा ही फॉर्मूला लिख रहा है, इसलिए हम तुमको दोनों लिखा दिए। ये दोनों हमारे स्कॉलर में दिया। देखो पेज नंबर चेक करो, पेज नंबर 265 में आ जाओ सब कोई, पेज नंबर 265 में तुम देखो, तुमको दोनों दिखेगा। तुमको पहला वाला दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, देखो कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट चेक करो,
आई प्लस आरवी लिखा है, हम आरपी लिख रहे हैं, ठीक है। वो आरवी मतलब रिडेम्पशन वैल्यू बोल रहा है, हम आरपी मतलब रिडेम्पशन प्राइस बोल रहे हैं, एक ही बात होता है। आरवी माइनस एसवी बाई एन होल डिवाइड बाई आरवी प्लस एसवी बाई 2, बाहर में 1 माइनस टी मल्टीप्लाई, और नीचे भी देखो लिखा हुआ है आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेप्ट आई इंटू 1 माइनस टी, ठीक है, प्लस आरवी माइनस एसवी बाई एन होल डिवाइड बाई आरवी प्लस एसवी बाई 2। तो चीज एक ही है बट दो अलग अलग फॉर्मूला है। एक और चीज लिख लो यहाँ पे, वेयर आरपी इज इक्वल्स टू रिडेम्पशन प्राइस, ठीक है, एन इज इक्वल्स टू टाइम पीरियड, एन इज इक्वल्स टू टाइम पीरियड। तो कॉस्ट ऑफ डेट के बारे में जो भी फॉर्मूला बनता था वो लोग सारा लिख लिए, सीधा आ जाते हैं सम्स में। सम नंबर 25, आरती को ऐड किया। देखो सम नंबर 25, देखो सम नंबर 25 पेज नंबर 270। देखो सम नंबर 25, देखो आकाश कंपनी लिमिटेड हैज 12% irredeemable debt, 12% irredeemable debt. The company is in 40% tax bracket. Compute the before tax and after tax cost of debt assuming that the debt is issued at 10% premium, ठीक है। ये अजम्पशन पे हमको सम बनाना है कि जो डिवेंचर है वो इशू हुआ है एट 10% प्रीमियम। 25 सम नंबर 25 नहीं अभी करो, आगे तो और बहुत सारा फॉर्मूला आएगा, दरकार पे तो 2-2.5 पेज छोड़ दो, 2-2.5 पेज छोड़ दो फॉर्मूला के लिए भी, ठीक है, 2-2.5 पेज छोड़ के स्टार्ट करो। तो देखो डिवेंचर का जब फेस वैल्यू नहीं बताया तो हम लोग ऐसे समझ लेते हैं, फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स 10 लाख, इशू या नेट प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर्स दस लाख का डिवेंचर और 10% प्रीमियम, 11 लाख। हाँ, और इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो हमेशा हम लोग सेमेस्टर 5 में पढ़ के आए हैं तो हम लोग को पता है कि इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे लगता है। फेस वैल्यू 10 लाख और रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, तो इंटरेस्ट हो गया 12 लाख। अब हम लोग निकाल देंगे केडी, और क्वेश्चन में देखो बोल दिया था कि इरिडेमेबल डेट है तो निकाल देंगे केडी बिफोर टैक्स। तो ऐसे लिख देना, ये इंटरेस्ट के ब्रैकेट में आई लिख देना, ये नेट प्रोसीड्स के ब्रैकेट में एनपी लिख देना, ताकि समझ में आ जाए कि हम लोग आई और एनपी किसको डिनोट कर रहे हैं। आई बाई एनपी इंटू 100, तो आई कितना है
सॉरी, ये 1,20,000 होगा, गलत लिख दिए थे। आई कितना होगा? 1,20,000। नेट प्रोसीड्स कितना होगा? 11 लाख। इंटू 100 करो, देखो कितना आ रहा है। 1.2 बाई 11 इंटू 100। 10.909, दैट इज 10.91। ठीक है, 10.909 था, मतलब 10.91%। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, यहीं पे अगर ये, तो देखो हमने टोटल लेके किया है, टोटल समझो, ये हमने टोटल को लेके किया है। अगर हम एक यूनिट का डिवेंचर का फेस वैल्यू का बात करें, तो एक यूनिट का डिवेंचर का फेस वैल्यू कितना होगा? एक यूनिट का डिवेंचर का फेस वैल्यू 100 रुपया। हमेशा याद रखेंगे, डिवेंचर का फेस वैल्यू 100 रुपया होता है। ठीक है, और 100 रुपया के ऊपर 12% इंटरेस्ट कितना होता? 12 रुपया। एक यूनिट का फेस वैल्यू अगर लेते, हम लोग टोटल पे लिख के किए हैं, इतना बड़ा बड़ा फिगर्स आया है। हाँ, तब वही बता देते। इंटरेस्ट कितना लिखते तब? एक यूनिट के रेस्पेक्ट में 12 रुपया। नेट प्रोसीड्स कितना लिखते? 110 रुपया, क्योंकि 100 रुपया फेस वैल्यू, 10% प्रीमियम, 110 रुपया। तो भी तुम देखो 12 बाई 110 करके इंटू 100 करके वही आता। तो ये आ रहा है केडी, ये आ गया केडी बिफोर टैक्स। अब इसके नीचे तुमको लिखना है, तुमको इसके नीचे लिखना, हम साइड में लिख रहे हैं। ठीक है, लिखो केडी आफ्टर टैक्स, साइड में लिख दो। अब आफ्टर टैक्स में देखो, आई इंटू 1 माइनस टी करेंगे बाई आई पी इंटू 100। तो बताओ आई फॉर इंटरेस्ट कितना होगा? या तो तुम 1,20,000 लिखो अगर टोटल के रेस्पेक्ट में, और अगर एक यूनिट के रेस्पेक्ट में तब तुम 12 रुपया लिखो। 100 रुपया फेस वैल्यू, उसका 12% 12 रुपया। टैक्स का रेट देखो क्वेश्चन में कितना दिया है? टैक्स का रेट क्वेश्चन में दिया है 40%, मतलब 1 माइनस 0.4, और आईपी हो जाएगा 11 लाख। तो 1,20,000 इंटू 0.6 करने पे आ रहा है 72,000। 72,000 डिवाइडेड बाई 11 लाख, दैट इज कितना आ रहा है? 6 पॉइंट, तो 55% लिख दो। तो इतना करने से हमको मोटा मोटी एक आइडिया हो गया कि केडी कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब तो बस होमवर्क का बारी है कि नहीं? देखो अभी 25 करा है, 26 होमवर्क देंगे, 27 कराएंगे, 28, 29, 30, 31 होमवर्क दे देंगे। एक ठो कराओ 4 ठो होमवर्क, एक ठो कराओ 4 ठो होमवर्क। सब नोट 26 देखो सब कोई। अ कंपनी हैज 10% परपेचुअल डेट। ये वर्ड परपेचुअल का मतलब क्या होता है? जो चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, से जब तक सूरज चांद रहेगा चलता रहेगा, चलता रहेगा। परपेचुइटी, देखो हमने तुमको एक वर्ड शायद कभी बताया होगा, एन्युटी एंड परपेचुइटी। एन्युटी सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट्स, या फिर सीरीज ऑफ इक्वल रिसिप्ट्स फॉर अ डेफिनिट टाइम पीरियड। आज मेरे पास कोई स्टूडेंट क्लास में एडमिशन लिया है, वो हमको जो फीस दे रहा है ना, वो एक एन्युटी है, क्योंकि वो हर महीना हमको सेम फीस दे रहा है। सीरीज ऑफ इक्वल रिसिप्ट्स, है ना? क्लियर? फॉर अ डेफिनेट टाइम पीरियड, जिंदगी भर तो नहीं देगा, फॉर अ डेफिनेट टाइम पीरियड। हमने मान लो कोई LIC का प्रीमियम पे कर रहे हैं हम लोग, जिंदगी भर तो प्रीमियम नहीं पे करेंगे, तो इक्वल मनी पे कर रहे हैं, इक्वल अमाउंट पे कर रहे हैं हर बार, फॉर अ डेफिनेट टाइम पीरियड, वो एन्युटी है। बट कंपनी हमको प्रॉमिस किया है कि आप पहले 10 साल प्रीमियम दीजिए, 11 साल से लेके जिंदगी भर हम आपको
हर साल 1 लाख रुपया देंगे। हम पूरे कब तक देंगे, पूरा देते रहेंगे। मतलब वो कोई टाइम पीरियड स्पेसिफाई नहीं कर रहा है। तो कंपनी हमको रीपेमेंट कैसे करेगा, परपेचुअल मोड में, परपेचुटी। और हमने प्रीमियम कैसे पे किया, एन्युटी मोड में। तो एन्युटी और परपेचुटी में सिमिलरिटी क्या होता है, सिमिलरिटी दोनों में इक्वल पेमेंट होता है, इक्वल सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट्स और इक्वल रिसिप्ट्स। और डिफरेंस क्या होता है, टाइम पीरियड। एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड होता है एन्युटी में, लेकिन परपेचुटी में अनंत काल तक चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो ये परपेचुअल डेट का अगर हम बात कर रहे हैं तो ये रिडीमेबल डेट है कि इरिडीमेबल, इरिडीमेबल, जिसका रिडेम्पशन का कोई बात पता नहीं, जैसे ये वाला। तो ध्यान देना, ये वाला सिखा दिए हैं। अब अपना कैलकुलेटर सामने ले लो, इसको डिस्कस करके इसको होमवर्क लेंगे हम लोग। अ कंपनी हैज 10% परपेचुअल डेट कैपिटल, 2000,10% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और एक डिवेंचर का फेस वैल्यू है 100 रुपया। जल्दी से बता दो, एक डिवेंचर का फेस वैल्यू है 100 रुपया, इंटरेस्ट 100 रुपया, फेस वैल्यू पे ही कैलकुलेट करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। तो आई दैट इज इंटरेस्ट, आई फॉर इंटरेस्ट सम्स में कितना मानेंगे, 100 रुपया का 10% 10 रुपया, है कि नहीं, 100 रुपया का 10% 10 रुपया। या फिर तुम पूरा डिवेंचर का वैल्यू निकालो, 2000 डिवेंचर 100 रुपया करके 2 लाख, और 2 लाख का 10% 20,000। ठीक है, कोई टोटल के रेस्पेक्ट में निकालेगा तो 20,000, कोई एक यूनिट के रेस्पेक्ट में निकालेगा तो 10 रुपया। ठीक है, of rupees 2 lakh, compute cost of debt capital before tax and after tax under the assumption that the debentures are issued। एक बार डिवेंचर 10% प्रीमियम में इशू हुआ है, तो जल्दी से बताओ, अगर डिवेंचर 100 रुपया का डिवेंचर 10% प्रीमियम में इशू होगा तो नेट प्रोसीड्स कितना, 110। तो चलाओ कैलकुलेटर, आई 10, एनपी 110, 10 बाई 110 इंटू 100। ये बिफोर टैक्स की आफ्टर टैक्स, चेक कर लो आंसर, मैच हो गया। अब घर में कहीं तुमको लिखना है, ठीक है। अच्छा इसमें आ जाओ, आई 10, एनपी 110 और टैक्स का रेट 40%, तो 10 इंटू 0.6 मतलब 6 बाई 110 इंटू 100। चेक कर लो आंसर, मैच हो गया। अब दूसरा सिचुएशन, अगर अब 10% प्रीमियम मान के कर रहे थे ना, अब 10% डिस्काउंट मान के बताओ, तो आई तो चेंज नहीं होगा, खाली एनपी चेंज होगा। ये 100 के जगह, सॉरी 110 के जगह 90 हो जाएगा। तो बिफोर टैक्स में आई कितना, 10, एनपी कितना, तो 10 बाई 90 इंटू 100, 11 पॉइंट। अरे कभी तो मुंह खोल के बोलो कि हाँ ठीक है, फॉर्मूला में डालना, आंसर लाना है। हम बता रहे देखो, एफएम में तुम हाई स्कोर कर सकते हो, तुम्हारा जो भी एवरेज गड़बड़ाया है ना उसको सुधारने की कोशिश करो, ताकि आगे चल के कोई भी अगर एग्जाम देते हो तो वहाँ पे ना बीकॉम का वो परसेंटेज मैटर करता है, कि बहुत सारा एग्जाम ऐसा हो जिसमें परसेंटेज के बेसिस पे तुम एग्जाम दे सकते हो, या वो कोर्स कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, उसके भी तो एवरेज को सुधार सकता है एफएम में, पूरा एकदम हार्ड कोर 80 मार्क्स आ सकता है। ठीक है, 100 में 80 में 65 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। होमवर्क बन जाएगा ये 26 वाला। नेक्स्ट सम में जाए, एक बार 6 महीना पढ़ के देखो। अरे जितना मैंने मिलता है, तुम आज से पढ़ना स्टार्ट करो, एग्जाम का एंड तक पढ़ो, फिर तुम्हें कितना आता है तुम्हारा। तो तुम पढ़ोगे 2 सप्ताह पहले, अभी बोलोगे कि 2 सप्ताह पहले पढ़ के 40 आए, कम है। कितना सप्ताह पहले पढ़े थे, 27 देखो, उल्टा बोले आप, 1 महीना हम पढ़ाए, आप 2 महीना पढ़े। 27 देखो, अ कंपनी रेजेस ₹90,000 बाई इशू ऑफ 1,000। देखो 1,000 हमने रुपीज तो नहीं लिखा, मतलब ये नंबर ऑफ डिवेंचर्स है। 1,000 कॉमा लिखना वो लोग भूल गए, तुम लोग कॉमा डाल दो। 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, तो एक डिवेंचर का फेस वैल्यू कितना, 100 रुपया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, आई कितना, 10 रुपया। 100 रुपया का 10% 10 रुपया। और कितना परसेंट डिस्काउंट में इशू किया था,
तो बताओ नेट प्रोसीड्स कितना, फेस वैल्यू 100 रुपया, 10% डिस्काउंट 90 रुपया। और रीपेएबल कब करना है, एट पार, पार का मतलब फेस वैल्यू। तो बताओ आरपी रिडेम्पशन प्राइस कितना, 100 रुपया, पार में रिडीम करना है। और आईपी इशू प्राइस कितना, 90 रुपया, क्योंकि डिस्काउंट में इशू हुआ है। एफवी फेस वैल्यू कितना, 100 रुपया। आई फॉर इंटरेस्ट कितना, 100 रुपया का 10%, 10 रुपया। ये सब हम लोग लिख के करेंगे अभी। अच्छा 10 इयर्स क्या है, रिडेम्पशन का टाइम पीरियड, 10 साल बाद कंपनी पैसा चुका देगा, लौटा देगा। एन हो गया टाइम पीरियड। हाँ अभी करेंगे ना दूसरे टाइप का, तभी तो आगे होमवर्क देंगे फिर। टैक्स का रेट कितना है, 50%। पूछ रहा है व्हाट इज द डेट कैपिटल ऑफ द फर्म। अच्छा एग्जाम में अगर ये नहीं बताया कि आफ्टर टैक्स तो बिफोर टैक्स, हम लोग हमेशा आफ्टर टैक्स निकालेंगे। अगर जैसे क्वेश्चन में ना बताया रहे कि आफ्टर टैक्स निकालना है कि बिफोर टैक्स, हमेशा आफ्टर टैक्स निकालेंगे। और दोनों बोल के दोनों निकाल देंगे, अभी दोनों निकाल देंगे। स्टार्ट करते हैं सब। देखो 27 में सम देखो, इसमें हर एक चीज हम लोग पहले लिख लिख के करेंगे। एक यूनिट को पकड़ के कर रहे हैं हम। बताओ फेस वैल्यू एक यूनिट का कितना, 100 रुपया, लिख दिए। आईपी या फिर एनपी कितना होगा, 100 रुपया का -10% ऑफ 100 रुपया, समझ में आ जाएगा ना, 90 रुपया। ठीक है। अच्छा आरपी, आरपी कितना होगा, रिडेम्पशन पार में हो रहा है तो 100 रुपया, रिडेम्पशन पार में हो रहा है तो 100 रुपया। थोड़ा सा और अच्छा से लिखते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, इशू प्राइस या फिर नेट प्रोसीड्स, आईपी इसको लिख दो एनपी, ताकि एग्जामिनर को बुरा ना लगे। और इसको भी लिख दो रिडेम्पशन प्राइस, ब्रैकेट में आरपी 100 रुपया। ठीक है। उसके बाद लिख दो एन, 10 इयर्स। टी का मतलब टैक्स रेट, जो कि दिया है 50%। ठीक है। एंड आई इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट, तो ये कितना होगा, 10% ऑफ ₹100, जो कि होगा ₹10। पहले ये सारा डेटा ऐसे लिख देना है, इसके बाद फॉर्मूला पुट करना है। अब केडी देखो, पहला आंसर वो लोग दिया है बिफोर टैक्स वाला, तो जब बिफोर टैक्स रहेगा तब तो 1 - टी का कोई बात ही नहीं है, तो खाली आई प्लस आरपी माइनस आईपी बाई एन होल डिवाइड बाई आरपी प्लस आईपी बाई 2 होल इंटू 100। तो आई कितना होगा, 10, आरपी कितना होगा, 100, आईपी कितना होगा, 90 बाई 10 होल डिवाइड बाई 100 प्लस 90 बाई 2, रिडेम्पशन प्राइस।
अब इसको सॉल्व करो, ये क्या निकाल रहे, केडी लिख दो ब्रैकेट में बिफोर टैक्स, ये बिफोर टैक्स है। कितना आ रहा है, पहले 100 माइनस 90 करना, 10 आएगा, 10 बाई 10 1, तो न्यूमरेटर में 11, इधर पे 190 बाई 2 करेंगे तो 95, 190 बाई 2 करेंगे तो 95, तो 11 बाई 95 इंटू 100, 11 बाई 95 इंटू 100, उसके बाद तो 11.58% कर दो, ठीक है, ये हो गया केडी बिफोर टैक्स। अब जब हम आफ्टर टैक्स करेंगे ना, तो बाहर में इंटू 1 माइनस टी करेंगे, ठीक है, बाहर में इंटू 1 माइनस टी करेंगे। ये आफ्टर टैक्स है, केडी आफ्टर टैक्स। तो बताओ आई कितना, 10, आरपी कितना 100, इशू प्राइस 90, टाइम पीरियड 10 years, 100 प्लस 90 बाई 2 इंटू 1 माइनस 0.5 होल इंटू 100। ये 1 माइनस 0.5 को एकदम लास्ट में करना, पहले शुरुआत यहां से करो कैलकुलेशन, 100 माइनस 90 10, 10 बाई 10 1, तो न्यूमरेटर में 11 और डिनोमिनेटर में 95, तो पहले 11 बाई 95 कर लो कैलकुलेटर में, 11 बाई 95 करके जो भी आया इंटू 0.5, फिर जो भी आया इंटू 100, 5.789, इसलिए उन्होंने इसको लिया है 5.79%, ठीक है। तो तुम देखो बुक में वो लोग स्कॉलर में इस फॉर्मूला से आंसर को ला रहा है, लेकिन एक ऑल्टरनेटिव भी होता है, उसको भी हम बता दे रहे हैं, ठीक है। और वो ऑल्टरनेटिव कब अप्लाई होता है, जब लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज टैक्स डिडक्टेबल, ठीक है, तब वो फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो इसी, हाँ यहाँ पे नहीं हो रहा, मतलब यहाँ पे आंसर में नहीं दिया है, बट ये डिबेट है। देखो तुम बहुत सारा किताब मार्केट में है, तो बहुत सारी किताब में तुम क्या देखोगे ना कि स्कॉलर में ये वाला फॉलो कर रहा है, उस किताब में वो वाला फॉलो कर रहा है, तो दोनों सेम क्वेश्चन का आंसर दोनों बुक में अलग अलग आ रहा है, ठीक है, क्लियर। तो जब इसके नीचे लिखो और, दोनों सही है, इसलिए तो दोनों लिखवाए हैं, दोनों स्कॉलर में देखो दोनों दिया है, केडी आफ्टर टैक्स आई इंटू 1 माइनस टी। अब एग्जाम टाइम में मान लो तुम अपना फ्रेंड के साथ डिस्कस कर रहे हो, तुमको ये वाला फॉर्मूला बता रहा है, तुम उसको वो बता रहे हो, दोनों कंफ्यूज, तुमको तो दोनों पता होना चाहिए, तब ना तुमको उसको सही रास्ता बताओगे, उसको एक ही तो पता रहेगा ये वाला, तुमको तो उसको सही मार्ग दिखाना है, पथ प्रदर्शित करना है तुमको उसको। तो पीके मूवी में बोला था, पीके में बोला था ना, ऐसे आरपी प्लस आईपी बाई 2 इंटू 100, आई कितना रहेगा इसमें,
आई कितना रहेगा 10, ठीक है। 1 माइनस 0.5, आरपी रहेगा 100, आईपी रहेगा 90 बाई 10 होल डिवाइडेड बाई 100 प्लस 90 बाई 2 होल इंटू 100। देखो ये कितना आ रहा है, न्यूमरेटर में आ रहा है 6 बाई 95 इंटू 100 करो, देखो थोड़ा सा आंसर अलग आएगा, 6/95 इंटू 100 है ना, 6.6 कितना अलग आ गया। तो दोनों ही ठीक है, लेकिन स्कॉलर में वो लोग पहला वाला कोई फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो ये बात याद रखना। अगर क्वेश्चन में कभी बोल देगा कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कंप्यूट कॉस्ट ऑफ डेट अज्यूमिंग लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज टैक्स डिडक्टेबल, तब यही वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो हम लोग ये वाला भी सीख गए। अब इसको थोड़ा डिस्कशन 28 में आ जाते हैं, सम नंबर 28। देखो सम नंबर 28, बोल रहा था फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर गिवन टू यू इन रेस्पेक्ट ऑफ अ कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2006। केस वन में बोल रहा है 13.5% 500 ए डिवेंचर, ये डिवेंचर का नाम है, ए डिवेंचर बी डिवेंचर। जैसे अगर तुमको याद हो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का एग्जाम 2013 का क्वेश्चन है ना, 2015 का क्वेश्चन याद आ रहा है, सिक लिमिटेड 2013 का क्वेश्चन, फर्स्ट डिवेंचर सेकंड डिवेंचर है ना। तो 13.5% कॉमा 500 ए डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच रीपेएबल एट पार आफ्टर 10 ईयर्स। तो कंपनी 100 का डिवेंचर 100 में ही इशू किया है और रिडेम्पशन भी पार में हो रहा है 10 साल बाद। सेकंड केस में बोल रहा है 13% 500 बी डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच इशूड एट 5% प्रीमियम and repayable at par after 10 years. Assuming the corporate tax rate is 40%, what is the cost of debt of capital of the firm? तो हम लोग को यहाँ पे बिफोर टैक्स भी निकालने बोल रहा है, आंसर में दिया है, और आफ्टर टैक्स भी दिया है। तो स्टार्ट करते हैं 28। का केस वन, केडी बिफोर टैक्स। बताओ फेस वैल्यू कितना है, बिफोर टैक्स में तो सिंपली यही फॉर्मूला होगा, टैक्स का कोई बात ही नहीं होगा। ₹100 फेस वैल्यू है, ₹100 का 13.5% 13.5 ही होगा। रिडेम्पशन भी पार में हो रहा है मतलब 100, इशू भी पार में हुआ मतलब वो भी 100, तो 100 माइनस 100 जीरो, जीरो बाई एनीथिंग जीरो, लाइफ 10 ईयर्स, 100 प्लस 100 बाई 2 होल इंटू 100, तो 13.5 बाई 100 दैट इज 13.5%। ये था केडी बिफोर टैक्स। अब हाँ तो जीरो आ जाएगा,
तो ऊपर का 13.5 आया ना, नीचे में 100 ही आएगा, तो 100 13.5 ही रहेगा, 100 कैंसिल हो जाएगा। अब निकालेंगे आफ्टर टैक्स। तो आफ्टर टैक्स में जब निकालेंगे तो फॉर्मूला होगा आई प्लस आर पी माइनस आई पी बाई एन होल डिवाइड बाई आर पी प्लस आई पी बाई 2 इंटू 1 माइनस टी 100। तो आई अभी भी कितना रहेगा, 13.5 ही रहेगा। 100 रुपया फेस वैल्यू का 13.5%, 13.5। आरपी कितना हो जाएगा बताओ, रिडेम्पशन पार में हो रहा है तो 100। केस 1 ही कर रहे हैं अभी भी। लाइफ 10 years डिवाइड बाई 100 प्लस 100। अच्छा इसमें हम लिखे नहीं है डायरेक्टली, कि एग्जाम में डायरेक्टली मत करना, लिख के करना। आरपी इज इक्वल टू दिस, आईपी इज इक्वल टू दिस, लिख देना, ठीक है। इनटू टैक्स का रेट कितना है, 40%, दैट इज 0.4। तो 13.5 इंटू 0.6 करो, 13.5 इंटू 0.6 इंटू 0.6, 8.1%। तो ये हो गया केडी आफ्टर टैक्स, ठीक है। ये हो गया केडी आफ्टर टैक्स। अब किए तो 13.5 जो है ना, नेक्स्ट केस 2। या फिर कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको हटा ही दो, ठीक है। सुनो मेरा बात, तुम जब 13.5 बाई 100 कर रहे हो तब तुम इंटू 100 करके ना 13.5 लाए थे। करो 13.5 आ रहा है न्यूमरेटर, डिवाइड बाई 100 करो, कितना आ रहा है। कैलकुलेटर चलाओ ना, कैलकुलेटर चलाओ, तुम सोच रहे हो। 13.5 बाई 100, 13.5 बाई 100, ठीक है, इंटू 0.6 कितना आया। तो परसेंटेज लाइन इंटू 100 करना पड़ेगा ना, इसलिए इंटू 100 लिखे थे। कंफ्यूजन हो रहा तो हटा दो, कि इंटू 100 फॉर्मूला का नहीं, ये परसेंटेज में लाने के लिए है, समझे। अब निकालेंगे केडी बिफोर टैक्स सेकंड पार्ट के लिए। तो तुम लोग खुद से एक बार ट्राई करो सेम फॉर्मूला से। 28 का पार्ट 2, बताओ। फेस वैल्यू 100 रुपया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 13%, तो इंटरेस्ट कितना 13, और इशू 5% प्रीमियम में हो रहा है तो इशू प्राइस 105, रिडेम्पशन पार में हो रहा है तो आरपी 100, और टाइम 10 years। तो लिखेंगे केडी बिफोर टैक्स आई प्लस आरपी माइनस आईपी बाई एन होल डिवाइड बाई आरपी प्लस आईपी बाई 2 होल इनटू 100। एक चीज नोटिस करना, अगर आईपी बड़ा हो जाए और आरपी छोटा रहे तो ये जो प्लस है ना वो ऑटोमेटिक माइनस में आ जाएगा, ठीक है। जैसे देखो हमारा इस एग्जांपल में, इस सम्स में आरपी कितना रहेगा 100, लेकिन आईपी कितना रहेगा 105,
तो 100 माइनस 105 करने पे -5 होगा, और -5 मतलब ये जो प्लस है वो ऑटोमेटिक माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तुम पहले लिखो तब समझ में आएगा। ठीक है, तुम्हारे लिए ऐसे देखो, तुम्हारे लिए ऐसे लिख रहे हम 100 ब्रैकेट लगा देना। ठीक है, তাহলে বুঝতে পারবে এটা 105 और लाइफ है 10 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 105 बाई 2, तो ये 13 माइनस में आएगा। देखो -5/10 मतलब 5/10 मतलब 0.5, तो -0.5 मतलब ये 12.5 हो जाएगा, है ना। 12.5 ही आ रहा है ना न्यूमरेटर में, और इधर कितना आ रहा है 205/2 मतलब 102.5। चलाओ कैलकुलेटर, चलाओ, कितना 195 है, मतलब उसको उन्होंने 20 कर दिया है। ठीक है, तो 12.20 या 2% केडी बिफोर टैक्स। अब निकाल लो इसी में केडी आफ्टर टैक्स। केडी आफ्टर टैक्स निकाल लो अब। अगेन आई रहेगा 13, आरपी रहेगा ब्रैकेट में दिखा देना 100 माइनस 105 बाई 10 होल डिवाइड बाई 100 प्लस 105 बाई 2 इंटू 1 माइनस 0.4, कितना आ रहा है 7 पॉइंट। तो केडी निकालना मोटा मोटी सीख गए। ट्वेंटी 29 देखो, समझो 29 डिस्कस कर रहे हैं। जो जीता वही सिकंदर कंपनी लिमिटेड इशूज 10% रिडीमेबल डिवेंचर्स ऑफ रुपीज कितना 1 लाख। तो एक डिवेंचर का फेस वैल्यू कितना दिया है 100 रुपया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, तो बताओ आई कितना होगा 10, 100 रुपया का 10%, विच इज टू बी रिडीम्ड आफ्टर 5 years, एन कितना होगा 5। कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल निकालना है आफ्टर टैक्स अंडर द अजम्पशन दैट द डिवेंचर्स आर इशूड एट पार, तो इशू प्राइस आईपी कितना होगा 100। अच्छा 3 अजम्पशन लेना है, 3 अलग अलग आंसर आएगा। एक बार मानना है इशू एट पार, तब आंसर निकालना है। फिर एक बार मानना है इशू एट प्रीमियम 10%, तो इशू एट 10% प्रीमियम पे आईपी कितना 110। इशू एट 10% डिस्काउंट पे आईपी कितना 90, और टैक्स का रेट 40% दिया है। देखो फ्लोटेशन कॉस्ट नया चीज दिख रहा है, ये होता क्या है ध्यान से समझो। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब जब कंपनी पैसा उठाता है ना मार्केट से, तो हमको ना कुछ फ्लोटेशन कॉस्ट इनका, ब्रोकर को ब्रोकरेज देना पड़ेगा, कमीशन एजेंट को कमीशन देना पड़ेगा। एक ही चीज होता है ब्रोकर कमीशन, ब्रोकरेज कमीशन। तो
थोड़ा समझो कि अगर डिवेंचर इशू हुआ है पार में, अगर इशू पार में है तो 100 रुपया का डिवेंचर के बदले 100 रुपया आ जाता, लेकिन फ्लोटेशन कॉस्ट बोल रहा है 3% ऑफ फेस वैल्यू। तो जब इशू एट पार होगा तो फेस वैल्यू 100 रुपया माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करेंगे क्योंकि वो पैसा नहीं आ रहा कंपनी के पास, तो नेट प्रोसीड्स कितना आ रहा है 97। ऐसे ही करके सोच के बताओ, व्हेन द इशू इज एट 10% प्रीमियम, कैलकुलेट करके बताओ व्हेन द इशू इज एट 10% प्रीमियम तब कितना आएगा। देखो इशू एट पार में नेट प्रोसीड्स फेस वैल्यू माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, बता रहे फेस वैल्यू 100 रुपया, या फिर बेटर होगा लिखेंगे इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट कितना है 3% ऑफ फेस वैल्यू, तो यहां पे तो डायरेक्टली 97। लेकिन जब इशू एट 10% प्रीमियम होगा तब नेट प्रोसीड्स कैसे निकालेंगे, आईपी माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। ये जो आईपी लेंगे ना ये 100 रुपया का 110% लेंगे क्योंकि 10% ज्यादा है, 10% प्रीमियम, ठीक है। और फ्लोटेशन कॉस्ट जो माइनस करेंगे वो 3% ऑफ फेस वैल्यू माइनस करेंगे, मतलब ये होगा 110 और ये होगा 3 रुपया, तो नेट प्रोसीड्स कितना 107। ये 3% इसका क्यों माइनस किया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है फ्लोटेशन कॉस्ट 3% ऑफ फेस वैल्यू, और कुछ नहीं बोला रहता तो हम लोग इशू प्राइस के ऊपर फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करते। इंटरेस्ट तो फेस वैल्यू पे ही आएगा हमेशा। लास्ट वाला तुम लोग बता दो, इशू एट 10% डिस्काउंट में कैसे होगा। आपस में बात मत करो नहीं तो होमवर्क बनेगा नहीं। नेट प्रोसीड्स इज इक्वल्स टू इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। तो इशू प्राइस कितना ले लेंगे 10% डिस्काउंट। अच्छा नेट प्रोसीड्स इज इक्वल टू इशू प्राइस, बताओ कितना होगा आपकी बार 100 रुपया का 90%, दैट इज 90 रुपया, 10% डिस्काउंट। और फ्लोटेशन कॉस्ट कितना होगा 3% ऑफ फेस वैल्यू, मतलब 100 रुपया का 3%, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 3 87। तो इसको फोटो ले लो क्योंकि जब तुम घर पे होमवर्क बनाओगे ना तो अलग अलग सिचुएशन में तुमको अलग अलग इशू प्राइस दैट इज एनपी आएगा। तुम आईपी मत लिखना, एनपी लिखना, क्योंकि देखो यहाँ पे इशू प्राइस क्या होता है, ये इशू प्राइस है और ये फ्लोटेशन कॉस्ट है। तो जब सम नंबर 29 होमवर्क बनाएंगे तो ये हम लोग का काम में आएगा। नहीं तुम सही बोले थे, ठीक है। तो इसके अलावा नेक्स्ट सम में आ जाओ, सम नंबर 30, रीमा एंड कंपनी, रीमा एंड को, ये होमवर्क 29 होमवर्क। रीमा एंड को हैज इशूड 12% डिबेंचर जिसका फेस वैल्यू है 100 रुपया एक यूनिट का और टोटल 10 लाख रुपया का इशू है। द डिबेंचर्स इज एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड, मतलब ये जो डिबेंचर कंपनी बेच रहा है तो ये इशू प्राइस का बात बता रहा है कि आरपी का बात बता रहा है, इशू प्राइस। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड एट 5% डिस्काउंट, फेस वैल्यू कितना है 100 रुपया, डिस्काउंट 5%, तो इशू प्राइस कितना हुआ 95, है कि नहीं। फेस वैल्यू 100 रुपया, 5% डिस्काउंट, वही तो इशू प्राइस है ना जितना में बेचे। फेस वैल्यू 100 रुपया, 5% डिस्काउंट, तो इशू प्राइस 95, बट एनपी नेट प्रोसीड्स कितना
95 में 5 रुपया और माइनस करो फ्लोटेशन कॉस्ट, तो नेट में आया 90 रुपया। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आईपी एंड एनपी? इशू प्राइस इस सम्स में 95 है, बट नेट प्रोसीड्स 90 है। मतलब नेट प्रोसीड्स कैसे निकलता है? इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। तो हमको एनपी लेना है सम्स में, जहां जहां फॉर्मूला में आईपी लिखे हैं ना, वहां पे एनपी लेना है इस सम्स के लिए। द डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 5%। तो बताओ आरपी कितना होगा? आरपी रिडेम्पशन प्राइस कितना होगा? 105, क्योंकि फेस वैल्यू 100 रुपया और 5% प्रीमियम, तो 105। एन कितना होगा? 10 साल। कॉस्ट ऑफ डेट डिबेंचर्स निकालना है, टैक्स रेट 50%। बन जाएगा होमवर्क, क्लियर? तो यहां तक का तुम लोग को होमवर्क बना के लेके आना है, बाकी नेक्स्ट क्लास कल।